Hello everyone, welcome to my YouTube channel Reaction Mechanism. In today's lecture, we will discuss about the two-term formal charge and dipole moment. So first of all, we are starting formal charge. What is the formal charge? It may be defined as the excess or lack of electrons on an atom in the molecule in comparison to the free atom. So what is the formal charge? Formal charge is the excess or lack of electron on an atom in a molecule in comparison to the free atom. जब वो फ्री एटम था उसके कंपेरिजन में जब वो किसी मॉलिक्यूल में गया तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हुई या कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हुई उसके बारे में बात करता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज फॉर एन एटम in molecule or ion is the charge calculated for that atom based on the Lewis structure. Means कि अगर आपको किसी का फार्मल चार्ज निकालना है तो यू हैव नॉलेज अबाउट दैट मॉलिक्यूल्स लेविस स्ट्रक्चर, आपको उसका लेविस स्ट्रक्चर आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब फार्मल चार्ज हम निकालते कैसे हैं? फार्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। जब वो एटम फ्री रहा होगा उसके ऊपर कितनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये होते हैं फार्मूला। इसके हम कैसे समझ सकते हैं? फार्मल चार्ज को मैंने यहाँ से CF से रिप्रेजेंट किया। CF इजकल टू XC माइनस इन ब्रैकेट 1/2 इंटू Z प्लस Y। यहाँ पर हमें मान के चल सकते हैं क्या कि CF क्या है? CF को हमने फार्मल चार्ज से रिप्रेजेंट किया है। XC क्या है? XC है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब वो फ्री एटम रहा होगा। Z क्या है? यहाँ पर Z को हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Y क्या है? Y है यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम आसानी से और समझ सकते हैं कैसे? फार्मूला कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं बनता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाना होता है कि इसका मीनिंग क्या है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर मेथेनॉल का। क्या फार्मूला होता है मेथेनॉल का? आप जानते हो CH3OH होता है। तो हमने यहाँ पर लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। CH यहाँ पर O, 2 लोन पेयर है यहाँ पर H। ये हो गया हमारा लेविस स्ट्रक्चर ऑफ मेथेनॉल। तो सबसे पहले आपको फार्मल चार्ज निकालने के लिए क्या आना चाहिए? फार्मल चार्ज निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए नॉलेज उस मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर। अब देखिए, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका फार्मल चार्ज। ठीक है, तो फार्मल चार्ज निकालना है तो मैंने पहले लिखा फार सी का, हर एक एटम का निकाल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एटम का निकाला जाता है, डिफिनीशन यही कहता है इसका। तो फार्मल चार्ज निकालने के लिए हम यक्स, अच्छा यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का? आप जानते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर आइए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन से कितने बॉन्ड लगे हैं? इस कार्बन से बॉन्ड लगे हैं 4। और आपको अच्छे से पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए? 4। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? हमको इलेक्ट्रॉन लिखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बॉन्ड में 4, तो 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो 8 हो गए। Z की वैल्यू कितनी हमने लिखा? 8 लिखा। ठीक है, फिर Y
अब वाई क्या है, वाई है यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है नहीं, जीरो, कार्बन के ऊपर कोई नहीं है। तो अब निकालते हैं सी एफ, सी एफ फॉर सी। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला है एक्स सी माइनस 1/2 इंटू जेड प्लस वाई, दिस इज द फार्मूला। तो आप इसी में रख दीजिए, एक्स सी की वैल्यू 4 माइनस 1/2, जेड की वैल्यू आपने कितना लिया है 8, वाई की वैल्यू 0, कितना आ गया 4 माइनस 4 इजकल टू 0। मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग सभी लोग जानते हैं 6 होता है। अब यहाँ पर चले आइए, स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कितने बनाए हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक यहाँ पर, ठीक है, कार्बन के साथ। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो 2 बॉन्ड हो गया। मतलब यहाँ पर जेड की वैल्यू कितना आ जाएगी, जेड की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब फिर वाई की वैल्यू आ जाती है, वाई होता है लोन पेयर ऑफ एटम, ठीक है, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, कितने हैं भैया, 4 हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा y इजकल टू 4, y इजकल टू 4, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। अब आते हैं तो फार्मूला पर रख देते हैं सी एफ फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू 6 है माइनस 1/2, ठीक है, इंटू जेड की वैल्यू यहाँ पर 4 है प्लस वाई की वैल्यू 4 है। 2 2 जा 4, 2 प्लस 6 मतलब 6 माइनस 6 इजकल टू 0। इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हाइड्रोजन का ले लेते हैं फॉर एवरी एच, ठीक है, हर एच के लिए। तो अभी हम जानते हैं एच की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन, चाहे इसका लें चाहे इसका, चाहे किसी का भी आप एज्यूम कर सकते हैं। हमने कंसीडर किया इसका, ठीक है। तो इसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड बना हुआ है। हर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो मतलब जेड की संख्या कितनी हो जाएगी, जेड की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 2, ठीक है। वाई, हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब 0। फार्मूला लिख दीजिए भैया, सी एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 0। तो 1 माइनस 1 मतलब 0। मतलब इस कंपाउंड में कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर क्या हो, फॉर्मल चार्ज हो। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया होगा। फॉर्मल चार्ज से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको क्लियर है। आगे चले, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई। नेक्स्ट आ रहे हैं, हमने ले लिया ऑक्सीजन। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ओजोन के लिए। किसके लिए, ओजोन। ओजोन का लेवल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। लेवल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ओजोन का क्या होता है भैया, लेवल स्ट्रक्चर इसका होता है डबल बॉन्ड, एक ओ जुड़ा रहता है और एक सिंगल बॉन्ड ओ से जुड़ा रहता है। इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3। ये ऑक्सीजन नंबर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम निकालें सी एफ ऑफ 1, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन 1 जो है उसका सी एफ निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। तो अभी आप देखिए 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए एक्सी की वैल्यू क्या होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन की, बैलेंस यूज की होती है 6, तो 6 हो गया। अब आ जाइए जेड की वैल्यू निकालिए 1 के लिए। जेड का मतलब कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो 1 2 3, ये कितने बॉन्ड से घिरा हुआ है, 1 2 3। तो ये 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर हो गए 1 2 3, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके ऊपर लोन पेयर कितना है आप देख लीजिए, इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर 1 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 2 हो गए। क्लियर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं। फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला है एक्स सी माइनस इन ब्रैकेट 1/2 इंटू जेड प्लस वाई। आप ये जूम कर सकते हैं, ठीक है। एक्स सी की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1/2 इंटू 6, जेड की वैल्यू 6 थी, वाई की वैल्यू 2, तो 3 2 5 मतलब 6 माइनस 5। 6 माइनस 5 का मतलब क्या हुआ, 1 बचा। 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, वो एक आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब दूसरा बात कर लेते हैं सी एफ ऑफ O2।
ऑक्सीजन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर दूसरे को हम लोग सबको पता है CF क्या होगा। यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का 6 होता है -1/2। अब जेड की वैल्यू देख लेते हैं। जेड कैसे देखते हैं, जेड का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसके, सिर्फ इससे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, माइनस प्लस वाई। अब देखो वाई का मतलब इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 4 हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो 2 दूनी 4 2 4 6, तो मतलब 6 - 6 मतलब 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा कार्बन ऑक्सीजन नंबर 2 वाले पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं किसके बारे में, CF ऑफ O3 का, ऑक्सीजन नंबर 3 का। ठीक है, तो एकदम सरल है, CF इजकल टू बहुत ईजी, तो 6 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 - 1/2 ब्रैकेट में इंटू जेड। अब जेड देखिए जेड कितना है भैया, एक बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो एक लोन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 हो गया। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, तो 2 2 जा 2 6 मतलब 7, तो 6 - 7 मतलब अब यहाँ पे क्या आया -1, इसके ऊपर क्या होगा -1, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा, ओजोन का, जिसमें हमारे पास 3 ऑक्सीजन थे, जिसमें एक के ऊपर पॉजिटिव होगा प्लस और एक के ऊपर होगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यही तो बताता है आपका क्या, फॉर्मल चार्ज। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, आगे बढ़े, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लें समझाने के लिए कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जब आप कह रहे हैं तो इसके लिए बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर का सबसे सरल अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल, वाटर। ठीक है, ज़रूरत भी है हमको वाटर का, फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि वाटर का लेविस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, सभी लोगों को पता होगा, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अब जाइए इस पे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, CF ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अभी हमने देखा Xc की वैल्यू कितना होता है ऑक्सीजन का, 4 होता है, 6 होता है, सॉरी 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है ना, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू देखो, एक यहाँ पर बांड बना, एक यहाँ पर, मतलब 4, 2 बांड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गया। ठीक है, वाई देख लेते हैं, वाई मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 4 मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो CF क्या होता है, CF होता है, ठीक है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 4। ठीक है, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4। ठीक है, 6 - 6 मतलब 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अब देख लें CF ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का CF निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का CF कैसे निकालेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, जेड इसका क्या होगा, एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लोन पेयर इसके ऊपर होता नहीं है, मतलब y इक्वल टू 0। ठीक है, अब Xc माइनस इन ब्रैकेट 1/2 इंटू जेड प्लस वाई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा CF के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो अब 1 - 1/2 इंटू 2 प्लस 0 मतलब 1 - 1 मतलब 0, मतलब इसमें न तो किसी के ऊपर पॉजिटिव है न तो किसी के ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, फार्मल चार्ज आपको समझ में आ गया, अब हम डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट में बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेटिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite sign with magnitude of charges, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड चार्जेस। ठीक है, यहाँ कहने, और ये क्या होता है डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर इज कॉल्ड
बॉन्ड लेंथ हम ये जानते हैं क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। यहाँ से मीनिंग क्या निकला, यहाँ से मीनिंग ये निकला कि अगर दो चार्ज हुए, एक हुआ प्लस क्यू, एक हुआ माइनस क्यू, देखो कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट साइन, ठीक है, प्लस है तो हमारा माइनस है, विथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। अब इसके बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर, ठीक है। ये हमारा निगेटिव हो गया चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लियर है। अब इससे डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट मतलब म्यू इजकल टू, कह रहा है म्यू इजकल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारे चार्ज हैं उनके सेंटर से उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर म्यू इजकल टू, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बॉन्ड लेंथ क्या है, आर, दिस वन इज योर डायपोल मोमेंट फार्मूला, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है डे बाई, यूनिट क्या होता है इसका, डे बाई, ठीक है, डी पी वाई ई, डे बाई मतलब डी। 1 डे बाई इजकल टू कितना होता है, 1 डे बाई इजकल टू होता है 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन यस यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, दो हमारे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, उनके बीच की जो दूरी होगा उनका प्रोडक्ट, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट is shown by a line drawn parallel to the bond arrow, वह बॉन्ड एरो के पैरेलल होगा, ठीक है, एरो होगा, और हेड किधर होगा, हेड, ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स निगेटिव पोल, हेड किधर होगा, निगेटिव पोल। जैसे समझ लेते हैं, जैसे H और Cl इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन निगेटिव है तो चार्ज किधर होगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो डायपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के ऊपर हम एक पैरेलल बॉन्ड बनाएंगे, उसमें हम हेड लगाएंगे, ठीक है, अरे ऐसे। तो इसका रिप्रेजेंट, ये हेड का रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें निगेटिव किधर होगा, निगेटिव क्लोरीन की तरफ होगा, क्लियर हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट सिर्फ यही नहीं है कि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर कर दिए, हमको डायपोल मोमेंट आ गया। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए दो चीज़ें आपको 100% आनी चाहिए। पहला, उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री शेप क्या होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है, और दूसरा हुआ कि उनके बीच में एंगल कैसा बन रहा है, ठीक है, और किसी पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आपसे जानते हैं वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इस मैग्नीट्यूड के साथ इस पे डिपेंड करेगा। अब आते हैं, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और शेप पे डिपेंड करेगा, इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करने वाला है। अब अगर मान लेते हैं कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है एज लाइक, जैसे ए है, ठीक है, बी, और ये यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो ये बी मान लेते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो पॉइंट आउट करेंगे डायपोल मोमेंट इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट आउट करेंगे डायपोल मोमेंट, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, ये अगर पॉलीएटॉमिक रहेगा तो हम क्या लेंगे, इसका डायपोल मोमेंट मान लेते हैं μ1 है, इसका डायपोल मोमेंट μ2 है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, μr, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो कह रहा है कि अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं जो μr है, ठीक है, μr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। इनके बीच में हम लोग एंगल बना ले थीटा, ठीक है, ये दो हमारे एटम के बीच का एंगल कितना था, थीटा था। और म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर इक्वल टू जाएगा अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आप इसको
याद रखेंगे। दूसरा अब बात कर लेते हैं, पूछता है क्वेश्चन आपसे कि मैक्सिमम कब होगा रिजल्टेंट और मिनिमम कब होगा। तो याद रखिएगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 द रिजल्टेंट द म्यू आर इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। थीटा रखेंगे ना, कास थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो मतलब उस समय क्या आएगा, म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 1 प्लस म्यू 2, इस फार्मूले से, ठीक है। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, और जब वो हमारा 180 डायरेक्शन एंगल स्ट्रेट हो एक एटम, तो उस समय क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मिनिमम, ठीक है। तो उस समय मिनिमम हो जाएगा, मतलब म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 1 डिफरेंस म्यू 2। अब इनमें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया म्यू? तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है, वो ये है कि यह किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे, शेप पे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल के लिए, किसके लिए, सिमेट्रिकल, या इसको मान लें लीनियर। एटम भले देखने से लगे क्या कि वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसमें पोलरिटी होगी, वो पोलर होगा, लेकिन एक्चुअली में जब हम डायपोल मोमेंट निकालने लगेंगे तो उस समय क्या होगा, तो लीनियर के लिए म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0 होता है, या यूँ मान सकते हैं कि इतना कम आता है कि हम उसको नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डायपोल मोमेंट की हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखने से लग रहा है कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, लेकिन स्ट्रक्चर बनाइए जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इसमें डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम रिप्रेजेंट इधर से किए हैं इधर। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से अब क्या हो जाएगा वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि डायपोल मोमेंट वुड बी 0 कब, जब वो हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो। कौन सा? सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं, BF3 देखने से लग रहा है कि बोरान और फ्लोरीन है तो हमारा पोलर है, लेकिन डायपोल मोमेंट के टर्म में जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार है इसका, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो इसमें डायपोल मोमेंट निकालते हैं। देखो ये इधर रहेगा पोलरिटी, ये डायपोल मोमेंट इधर, ये डायपोल मोमेंट। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से क्या होगा, 0। देखो इसका ये आएगा रिजल्टेंट, इसका यहाँ आएगा और इसका यहाँ आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। तो सिमेट्रिकल रहेगा तो डायपोल मोमेंट 0 या फिर एकदम निग्लिजिबल आएगा, अगर सभी तरह जो एटम हो उसके सराउंडिंग वो एक ही प्रकार के हों, उनमें कोई डिफरेंस ना आता हो। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं CCl4। CCl4 में देखिए इनका भी जो आता है वो सिमेट्रिकल होता है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, सभी एक ही साइड में। यहाँ पर देखिए ये Cl क्लोरीन है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डायपोल मोमेंट उस साइड में रहेगा, ठीक है। क्लोरीन है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इनका 0 होगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, वेक्टर रूल्स के हिसाब से। अब आते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल, किसके लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। इसका PDF आपको लेक्चर में, आप यहाँ पर होने के बाद आपको मिल जाएगा, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से एकदम अच्छे से PDF लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको इस चैनल पे मिलता है नोट्स, और आपको यहाँ डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका पूरा सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे हम लोग इस पर, ठीक है। नोट्स आपका मिल जाएगा प्रॉपर वे में। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए। तो अनसिमेट्रिकल या फिर हम इसको बोलेंगे नॉन लीनियर। अगर वो नॉन लीनियर है जब के लिए, तो देखो उस समय जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे याद रख लीजिएगा अच्छे से। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O। देखो ये H2O CO2 दोनों लगभग एक ही है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। यही तो बताया है, डायपोल मोमेंट से तो पता चलता है कि इसमें डायपोल मोमेंट होता है तो जरूर ये लीनियर नहीं रहा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये देखो, इसको ध्यान देखिएगा, यहाँ पर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब देखो रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो इस साइड में आएगी, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे इसका म्यू इक्वल टू होता है कितना, 1.84 डाइबाई, ठीक है, ये होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अमोनिया NH3, ठीक है, NH3 का ले लेते हैं। तो अब देखिए नाइट्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो रूल के हिसाब से ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, जिधर मोल इलेक्ट्रॉनिक उधर हमारा हेड रहेगा। लेकिन देखो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो इस साइड में मिलेगा, मतलब
कहने का अर्थ है कुछ ना कुछ इनमें पोलरिटी मिलेगी, मतलब डायपोल मोमेंट इनकी होगी, डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा है, जो कि CCl4 और CHCl3 के कंपेरिजन में ले रहे हैं। देखो CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, जब क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, C, यहाँ पर हमने Cl लिखा, ठीक है, यहाँ पर H, 3 H लिखने हैं हमको, एकदम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, Cl H और यहाँ पर H। अब देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिमेट्रिकल लग रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर देखिए, अंतर यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो डायपोल मोमेंट उस साइड में रहेगा, डायरेक्शन उसका, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट इस, यहाँ तक तो ये सिमेट्रिकल लग रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये डायपोल मोमेंट यहाँ पर इस साइड में है, मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, डायपोल मोमेंट इसका कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि ये देखिए ये H ये तो हमारा इस डायरेक्शन में निकाल C की तरफ है, लेकिन यहाँ डायपोल मोमेंट किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ, तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी ही आएगी। क्लियर हुआ इतना। तो डायपोल मोमेंट के लिए दो चीज़ें याद रखेंगे, क्या, पहला तो दो हमारा अगर नॉर्मल है तो दो के बीच में Q1 Q2 के बीच की दूरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा डायपोल मोमेंट। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल को बताना है कि उसका डायपोल मोमेंट होता है कि नहीं, वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उनके बीच के एंगल पे। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल रहेगा तो कभी भी डायपोल मोमेंट नहीं बनने वाले हैं, जो बनेगा वो बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, और अनसिमेट्रिकल होगा तो डायपोल मोमेंट बनना ही बनना है, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है, हमको इससे फायदा क्या है, डायपोल मोमेंट से हमको फायदा क्या होता है, व्हाई वी आर नीड टू स्टडी अबाउट डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट से ये चीज़ तो पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों लीनियर नहीं हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो, हाइड्रोजन लीनियर नहीं हो सकता। तो पहला आप क्या बता सकते हो, पहले आप बता सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इससे बता सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा आप ज्योमेट्रिकल बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिक क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर को मैं आपको सुना दूँ, ये तो आपको समझ चुके हैं, इसके बारे में बात करें, जैसे कि HCCl डबल बॉन्ड CClH, ये कौन सा है, सिस है। सिस क्यों बोलेंगे, जब एक ही ग्रुप एक ही प्लेन पे हो, ठीक है, एक ही टाइम सिस आपका यहाँ पर हो प्लेन पे, तो ये हमारा सिस हुआ। और अगर डायगोनल पे रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोलेंगे। डायगोनल पे रहेगा तो हम लोग जब ग्रुप एक डायगोनल पे रहेंगे तो हम इसको देखो डायगोनल पे है ना, ठीक है, ये हमारा ट्रांस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि इसका म्यू इक्वल टू होगा 1.89 डायप्टोल, इसका म्यू होता है 0। अब इससे अर्थ क्या निकला, इससे आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वह सीस है कि ट्रांस है, ठीक है, वो सीस आइसोमर है कि ट्रांस आइसोमर। तो सीस आइसोमर हैव अ डिफिनिट डायपोल मोमेंट, वाई ट्रांस आइसोमर है द जीरो या नेग्लिजिबल, ठीक है। तो सीस के पास डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट होता है, और ठीक है, और ट्रांस के पास डायपोल मोमेंट जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही कम होता है इस टर्म में, ठीक है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं आर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ठीक है आर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्थो का सबसे, किसी भी कंपाउंड का आर्थो का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फिर मेटा का होगा और फिर पैरा का होगा। क्लियर है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन के, ठीक है, Cl ये आर्थो वाला है, आप जानते हैं ना, पोजीशन तो बनाने आपको आता है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन, और ये देखो ग्रुप लगा हुआ है किस पे, पैरा पोजीशन पे। तो हमेशा आर्थो का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मेटा, इन कंपेरिजन टू पैरा। तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम पता करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर। आयनिक परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक कैलकुलेटेड कंपाउंड तो इंटू 100, या फिर हम कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इंटू 100, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दो टॉपिक हुआ, फॉर्मल चार्ज और डायपोल मोमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसका आपको नोट्स PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप पूरी सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा जो इसमें BSc कर रहे होंगे, उनको एक प्रॉपर वे में नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको पूरा सिलेबस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।